सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। प्रस्तुत है कक्षा 10 विषय सामाजिक। मैं भंवरलाल मीणा और मेरे साथ टेक्निकल टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं श्रीमान श्रीराम जी जाखड़। अध्याय 15 भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं नवीन प्रवृत्तियां। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत दयनीय स्थिति में थी। उपनिवेश काल में अंग्रेजों ने भारतीय कृषि, उद्योग, व्यापार इत्यादि को अपूरणीय हानि पहुंचाई। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती इसे विकास के मार्ग पर तीव्र गति से अग्रसर करने की थी। पिछले दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास हेतु किए गए प्रयत्नों के कारण इसकी प्रकृति में व्यापक परिवर्तन हुआ। 1950 के दशक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति तथा विकास पथ को निर्धारित किया। 1990 के दशक के आर्थिक सुधारों, उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य को निर्धारित करने में विशेष भूमिका निभाई। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था एक अविकसित या पिछड़ी हुई तथा विकासशील अर्थव्यवस्था के मिश्रित लक्षण व्यक्त करती है। अर्थव्यवस्था एक देश या क्षेत्र की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, व्यापार, उपभोग आदि क्रियाओं से जुड़ा तंत्र अर्थव्यवस्था कहलाता है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था बात करते हैं आगे, तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में थी। प्रति व्यक्ति आय तथा जीवन की गुणवत्ता, जिसे शिक्षा तथा स्वास्थ्य की स्थिति से देखा जा सकता है, का निम्न स्तर अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन को बताता है। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, उत्पादन की पुरानी तकनीकी, छिपी हुई तथा संरचनात्मक बेरोजगारी की अधिकता, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर आदि अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के प्रमुख लक्षण है। हमारी अर्थव्यवस्था में अविकसित अर्थव्यवस्था के ये 5 लक्षण है वो विद्यमान है। पहला, निम्न प्रति व्यक्ति आय। भारत में प्रति व्यक्ति आय का स्तर बहुत कम है, जो इसके अविकसित अर्थव्यवस्था होने का प्रतीक है। विश्व बैंक के अनुसार 2015 ईस्वी में भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है वो 1590 अमेरिकी डॉलर थी। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय में भारत का स्थान विश्व में 117वां है तथा भारत की प्रति व्यक्ति सकल आय न केवल अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी जैसे विकसित देशों से कम है, बल्कि चीन तथा श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों की तुलना में भी कम है। प्रति व्यक्ति आय के निम्न स्तर के फलस्वरूप लोगों का जीवन स्तर भी निम्न बना हुआ रहता है। उसके बाद में अगले बिंदु की तरफ बात करते हैं, तो जीवन की निम्न गुणवत्ता यानी शिक्षा और स्वास्थ्य जीवन की गुणवत्ता के 2 सबसे प्रभावी निर्धारक और संकेतक है। ये मानव कल्याण के अभिन्न अंग है। इसके अभाव में आय अर्थहीन हो जाती है। जब लोगों में ज्ञान प्राप्ति तथा स्वास्थ्य रूप में जीवन जीने की क्षमता होती है, तभी वे आय का उपयोग करने में सक्षम हो पाते हैं। भारत में शिक्षा का स्तर बहुत कमजोर है, जो निम्न साक्षरता दर से प्रतिबंधित होता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर है वो 74.04% है। जनसंख्या का लगभग 1/4 भाग आज भी निरक्षर है। स्वास्थ्य स्तर को जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से मापा जा सकता है। विश्व बैंक के अनुसार भारत में वर्ष 2014 में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 68 वर्ष थी। यह जापान तथा चीन की तुलना में बहुत कम है। शिक्षा तथा स्वास्थ्य का निम्न स्तर भी भारतीय अर्थव्यवस्था के अविकसित स्वरूप को व्यक्त करता है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा चालू जनांक की स्थितियों में एक नवजात की प्रत्याशित औसत आयु का सांख्यिकीय माप जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कहलाती है। बात करते हैं आगे गरीबी समस्या की, तो सभी अविकसित राष्ट्रों की तरह भारत भी गरीबी की समस्या का सामना कर रहा है। सुरेश तेंदुलकर के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2011-12 में भारत में 21.92% लोग गरीब थे। गरीब वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं होता। स्वतंत्रता के पश्चात अभी तक गरीबी निवारण नहीं हो पाया और भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती माना जाता है। मूल आवश्यकताओं की पूर्ति दिशा में बहुत धीमी प्रगति हुई। अन्य देशों की तुलना में यह प्रगति प्रभावहीन प्रतीत होती है। विकास के लाभ समाज के निम्न एवं कमजोर वर्गों का तक नहीं पहुंच पाए। आज भी जनसंख्या का लगभग 1/4 भाग है वो निर्धनता के दुष्चक्र में फंसा हुआ है। निर्धनता की समस्या के रहते कोई भी राष्ट्र पिछड़ेपन से बाहर नहीं आ सकता। अतः हमारी अर्थव्यवस्था निश्चित ही एक अविकसित अर्थव्यवस्था है। बात करते हैं कृषि पर अधिक निर्भरता की, तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है कृषि क्षेत्र पर इसकी निर्भरता में कमी आती है तथा उद्योग एवं सेवा क्षेत्र पर निर्भरता में वृद्धि होती है। यद्यपि भारत में भी कृषि निर्भरता में कमी आई है, लेकिन यह कमी धीमी रही है। स्वतंत्रता के समय लगभग 72% जनसंख्या कृषि पर आश्रित थी। आज भी कुल रोजगार का लगभग 49% कृषि तथा सहायक क्षेत्रों में कार्यरत है। कृषि क्षेत्र में
गैर कृषि क्षेत्र की ओर श्रम का पलायन होता हुआ है, लेकिन यह बहुत धीमा रहा। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता भारतीय अर्थव्यवस्था के अविकसित स्वरूप का प्रतीक मानी जाती है। बात करते हैं आगे, इसी क्रम में देखते हैं कि जनांकीय कारक यानी अनेक जनांकीय कारक भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन को व्यक्त करते हैं। भारत में जन्म दर बहुत ऊंची है, मातृ मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर का ऊंचा स्तर भी बना हुआ है। भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत अधिक है। 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या की वृद्धि 17.64% रही। ऐसा कहा जा सकता है कि भारत में प्रति वर्ष होने वाली जनसंख्या की वृद्धि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की कुल जनसंख्या के लगभग बराबर है। भारतीय जनसंख्या का आकार बहुत बड़ा है, इसलिए जनांकीय मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक तथा सांख्यिकी अध्ययन जनांकीय कहलाता है। बात करते हैं बेरोजगारी की समस्या की, तो अविकसित राष्ट्रों का एक मुख्य लक्षण संरचनात्मक तथा छिपी बेरोजगारी की समस्या है। इन राष्ट्रों की दोषपूर्ण संरचना के कारण तथा लगातार होते संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण यह बेरोजगारी उत्पन्न होती है और विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण मांग की संरचना भी परिवर्तित हो जाती है। बात करते हैं भारत के कृषि अत्यधिक निर्भरता तथा उद्योगों एवं सेवा क्षेत्र में धीमे विकास के कारण इसे छिपी हुई बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर योगदान, लेकिन इसका उत्पादन में योगदान बहुत कम अर्थात लगभग शून्य होता है। भारत में एक कृषक परिवार के सभी सदस्य घरेलू कार्य में लगे हुए होते हैं, लेकिन उनमें अनेक सदस्यों का योगदान लगभग शून्य रहता है। छिपी बेरोजगारी का सही अनुमान लगाना अत्यधिक कठिन होता है। बात करते हैं पिछड़ी हुई तकनीक का, तो यदि हम बात करें अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का एक बड़ा कारण उत्पादन की तकनीक का पिछड़ा हुआ होना है। आधुनिक तकनीकी के अभाव में उत्पादकता का स्तर निम्न बना रहता। लंबे समय तक यह माना जाता है कि प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता ही विकास का सबसे प्रभावशाली कारक है, लेकिन जापान के तीव्र विकास ने तकनीकी के योगदान को सिद्ध कर दिया। बात करते हैं विशेषताओं की, तो उपयुक्त विशेषताओं के अतिरिक्त निम्न मानव विकास, व्यापक असमानताएं, कमजोर आधार संरचना आदि भी भारतीय अर्थव्यवस्था के अविकसित रूप को व्यक्त करते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार किए गए मानव विकास सूचकांक में वर्ष 2015 की रिपोर्ट में भारत का स्थान 130वां रहा और इस संबंध में हम मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देशों में सम्मिलित हैं। अपने पड़ोसी देशों चीन 90वां स्थान तथा श्रीलंका 73वां स्थान से हम बहुत पीछे हैं। भारत में विद्यमान आर्थिक तथा गैर आर्थिक विषमताएं भी चिंतनीय मानी जाती है। बात करते हैं आगे इसी क्रम में, तो यहाँ आय तथा धन का वितरण भी बहुत अधिक असमानतापूर्ण है तथा सामाजिक संरचना में अनेक असमानताएं व्याप्त है। भारत में लिंग के आधार पर भी भारी असमानताएं और शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में भारी विषमताएं पाई जाती है। भारत की आधार संरचना भी बहुत कमजोर है, जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था निम्न उत्पादकता, ऊंची उत्पादन लागत तथा उत्पादन में धीमी वृद्धि का शिकार रही है। स्पष्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था है। बात करते हैं आधार संरचना की, तो आधार संरचना का तात्पर्य उन वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता से जो अर्थव्यवस्था की कार्य पद्धति को सुगम बनाते हैं। ये उत्पादकता में वृद्धि करते हैं तथा आर्थिक विकास के लिए आधार प्रदान करते हैं। सड़क, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, बैंकिंग आदि आधार संरचना के प्रमुख उदाहरण माने जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में यदि हम देखें तो उपयुक्त अध्ययन के पश्चात ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था है, लेकिन ये पूर्णतः सही नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था तेज गति से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रही है। यहाँ पिछले वर्षों के दौरान प्रभावी आर्थिक एवं सामाजिक सुधार के साथ साथ अनेक ऐसे अनुकूल परिवर्तन हुए जिनके फलस्वरूप इसे विकासशील अर्थव्यवस्था कहा जाना अधिक उपयुक्त होगा। भारत की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय लगातार तेजी से बढ़ रही है तथा संरचनात्मक परिवर्तन अनुकूल दिशा में हो रहे हैं। इसी क्रम में यदि हम आगे बात करें तो राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में सतत एवं तीव्र वृद्धि होती है की बात करें तो भारत की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में होने वाली सतत एवं तीव्र वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकासशील स्वरूप का सर्वाधिक प्रभावशाली लक्षण है। देखिए 1950 से 1980 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर मात्र 3.5% वर्ष रही और डॉक्टर राधाकृष्णन ने इसे हिंदू विकास दर का 1980 के दशक में विकास दर 5% से अधिक हो गई और 1991 से 2011 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था है वो 6.8% प्रतिवर्ष की औसत दर से बढ़ी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के दौरान भारत की विकास दर है वो 8% रही और वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत की आर्थिक विकास की दर में सुधार 1980 के दशक में इसे ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन उल्लेखनीय प्रगति 1990 के दशक के आर्थिक सुधारों के पश्चात हुई और वर्तमान सरकार द्वारा किए गए सुधारों एवं प्रयासों के कारण जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो तीव्रता के साथ आगे बढ़ रही है। आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण मापदंड प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि है।
यानी 1950-51 के 1990-91 की अवधि के दौरान भारत की प्रति व्यक्ति आय वो लगभग 1.6% वार्षिक औसत दर से बढ़ी है और 1990-91 के अधिकांश वर्षों में प्रति व्यक्ति आय की वार्षिक दर है वो 5% से अधिक बनी है। वर्ष 2015-16 में प्रति व्यक्ति आय 6.2% वृद्धि की दर्ज की गई है और राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय की यह सतत तथा तीव्र वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था की एक अच्छी उपलब्धि कही जा सकती है। बात करते हैं सामान्यतः वास्तविक राष्ट्रीय आय तथा वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को आर्थिक वृद्धि की दर कहा जाता है। उसके बाद में अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन की बात करें तो आपका विकास के साथ साथ अर्थव्यवस्था की संरचना अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की स्थिति में भी परिवर्तन होता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती जाती है राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का अंश गिरता जाता है तथा द्वितीयक तथा तृतीयक सेवा का क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। भारत में 1950-51 में राष्ट्रीय आय में कृषि का अंश है वो मात्र 50% से अधिक था, जो 2015-16 में कम होकर के मात्र और 15% से के लगभग रह गया। राष्ट्रीय आय में उद्योग तथा सेवा क्षेत्र के योगदान में भारी वृद्धि हुई। द्वितीय क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में अंश बढ़कर 1/4 से अधिक हो गया। राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का अंश सर्वाधिक तेजी से बढ़ा। वर्तमान में राष्ट्रीय आय का लगभग 60% भाग सेवा क्षेत्र द्वारा उत्पादित होता। स्पष्ट है कि भारत की राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का अंश निरंतर कम हो रहा है तथा द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र का अंश लगातार बढ़ रहा है। द्वितीयक क्षेत्र की तुलना में तृतीयक क्षेत्र अधिक तेज बढ़ रहा है और अर्थव्यवस्था की संरचना का यह परिवर्तन इसके विकासशील स्वरूप को व्यक्त करता है। यह माना जाता है कि द्वितीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र की अपेक्षा अधिक रोजगार सृजन करता है, अतः द्वितीय क्षेत्र की अपेक्षा करते धीमी वृद्धि के कारण भारत में बेरोजगारी की समस्या अधिक गंभीर बनी है। इसके बाद में बात करते हैं विशाल तथा तेजी से बढ़ता सेवा क्षेत्र। तो सभी विकसित राष्ट्रों में विशाल सेवा क्षेत्र पाया जाता है। लगातार तेज वृद्धि के कारण भारत में तेज भी सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र बन गया है। वर्तमान में अकेला सेवा क्षेत्र राष्ट्रीय आय का लगभग 60% भाग उत्पादित कर रहा है। इसके साथ ही सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर भी कृषि एवं उद्योगों की वृद्धि दर से पर्याप्त ऊंची बनी हुई है। व्यापक तथा लगातार बढ़ता हुआ सेवा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की विकासशीलता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। बात करते हैं व्यवसायिक संरचना में परिवर्तन की, तो भारत में व्यवसायिक संरचना में होने वाले परिवर्तन भी बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है जिसमें 1951 से लेकर के आज तक अर्थव्यवस्था में निरंतर वृद्धि हुई है। बात करते हैं आर्थिक एवं सामाजिक आधार संरचना में सुधार की, तो भारत में आर्थिक एवं सामाजिक आधार संरचना में तेजी से सुधार हो रहा है। विद्युत उत्पादन की भारत की कुल स्थापित क्षमता में पिछले 65 वर्षों में लगभग 100 गुना वृद्धि हुई। स्वतंत्रता के समय भारत में सड़कों की कुल लंबाई लगभग 4 लाख किलोमीटर थी, जो वर्तमान में लगभग 50 लाख किलोमीटर हो गई। इसी प्रकार बैंकिंग तथा बीमा सेवाओं का भी व्यापक विस्तार हुआ। साक्षरता दर 1951 में 18.3% थी, जो 2011 में बढ़कर 74.4% हो गई। इसी प्रकार जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 1951 में 32.1 वर्ष थी, जो 2014 में बढ़कर के 68 वर्ष हो गई। आर्थिक एवं सामाजिक आधार संरचना में ये सुधार विकास के आधार स्तंभ है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास कर रही है। अन्य कारकों की बात करें तो यहाँ विदेशी व्यापार की संरचना में सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। भारत की जनसंख्या वृद्धि की दर में पर्याप्त कमी हुई। 1961 से 1971 के दशक में भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर 24.80% थी। यह दर 2001 से 2011 के दशक में कम होकर 17.64% कर दी गई। ये सभी कारक भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के प्रमुख सूचक माने जाते हैं और विकास की तीव्र गति के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था निश्चित ही एक दिन विकसित अर्थव्यवस्था बन जाएगी। उसके बाद में आर्थिक सुधार या उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे तथा नियोजित विकास की नीति को अपनाया। सार्वजनिक क्षेत्र को प्रभावशाली स्थान देकर के इसे विकास का मुख्य चालक बनाया। निजी क्षेत्र को नियंत्रणों के अधीन रखा गया। 1950 से 1990 के दौरान अर्थव्यवस्था के संचालन एवं प्रबंधन हेतु इतने अधिक नियम बनाए गए कि विकास प्रक्रिया लगभग अवरुद्ध हो गई। इसके अतिरिक्त सरकार को प्रतिरक्षा तथा सामाजिक क्षेत्र पर भी अपने संसाधनों का एक बड़ा खर्च करना पड़ा। अनेक बार तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का तथा अन्य देशों से उधार ली गई विदेशी मुद्रा को सरकार द्वारा अविवेकशील ढंग से उपभोग कार्यों पर खर्च कर दिया गया। सरकार के व्यय उसकी प्राप्तियों से लगातार ऊंचे बने रहे। इन व्ययों की पूर्ति हेतु सरकार बढ़ती मात्रा में ऋण लेती जा रही थी। इन खर्चों को नियंत्रित करने हेतु कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया। राजकोषीय अनुशासन का तात्पर्य सरकार की उन नीतियों तथा प्रयासों से है जो सरकारी घाटे तथा सरकारी ऋणों के भार को कम करने हेतु अपनाए जाते थे।
राजकोषीय अनुशासनहीनता के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ते व्यापार घाटे की भी शिकार थी। 1990 से पहले बढ़ते आयातों को सीमित करने तथा निर्यात संवर्धन पर भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। इसी क्रम में यदि हम बात करें व्यापार घाटे की, तो एक देश के आयातों का उस देश के निर्यातों पर आधिक्य उसका अधिक आर्थिक माप है। ये माप बताता है कि देश के आयातों का मूल्य उस देश के निर्यातों के मूल्य से कितना अधिक है। यह एक देश के वस्तु व्यापार में घाटे का माप है। 1950 से 1990 की आर्थिक नीतियों में उद्योगों को अनावश्यक संरक्षण प्रदान किया गया। फर्मों एवं अर्थव्यवस्थाओं के अन्य निकायों का अकुशल प्रबंधन किया गया। संसाधनों के उपयोग में कार्यकुशलता का अभाव था। अर्थव्यवस्था की संपूर्ण संरचना ही दोषपूर्ण हो गई और इस प्रकार वस्तुओं की तेजी से बढ़ती कीमतों ने संपूर्ण अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया और इन सभी स्थितियों के कारण भारत का भुगतान संतुलन प्रतिकूल बना रहा तथा विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम हो गया। 90 के दशक में प्रारंभ में भारत के पास मुश्किल से लगभग 2 सप्ताह के आयात के लिए विदेशी मुद्रा भंडार शेष रह गया था। बात करते हैं इसी क्रम में आगे, तो भुगतान संतुलन की बात करें तो एक देश का शेष विश्व के साथ एक वर्ष में समस्त लेन देन का संक्षिप्त विवरण भुगतान संतुलन कहलाता है। राजकोषीय असंतुलन अर्थव्यवस्था की दोषपूर्ण संरचना तथा भुगतान संतुलन के संकट की स्थितियों को सुधारने के लिए भारत सरकार ने नई आर्थिक नीति के तहत जुलाई 1991 में आर्थिक सुधार लागू किए। यद्यपि आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया 1980 के दशक में ही प्रारंभ हो गई थी, लेकिन अब तक इन सुधारों में पूर्ण इच्छा शक्ति के साथ लागू नहीं किया जाता था। अतः ये संकट गंभीर होते गए। इन स्थितियों में भारत ने 1991 में 2 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से वित्तीय सहायता की मांग की। इन संस्थाओं ने भारत को सशर्त ऋण प्रदान किया। भारत ने इनकी शर्तों की पालना करते हुए 1991 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की तथा आर्थिक सुधार लागू किए। विश्व बैंक की बात करें तो वर्ष 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के समझौते के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विश्व विकास बैंक की स्थापना की गई। इसे सामान्यतः विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत आर्थिक स्थिरीकरण तथा संरचनात्मक सुधार हेतु उपाय लागू किए गए और आर्थिक स्थिरीकरण के उपाय अब अल्पकालीन प्रकृति के थे। इनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की संरचना में सुधार तथा अर्थव्यवस्था की कुशलता में वृद्धि करना था। इन सुधारों के अंतर्गत सरकार ने अपनी नीतियों को पुनः परिभाषित किया तथा कई नई नीतियां प्रारंभ की। आर्थिक सुधारों को उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण की प्रक्रिया के द्वारा लागू किया गया था। उसके बाद बात करते हैं उदारीकरण के। अर्थशास्त्र में उदारीकरण का आशय आर्थिक नीतियों, नियमों तथा कानूनों के सरलीकरण की प्रक्रिया से 1990 ईस्वी के पूर्व अपनाई गई विकास रणनीति में सरकार की भूमिका अर्थव्यवस्था के नियंत्रक तथा उत्पादक की है। इस भूमिका का निर्वहन करने हेतु अनेक नियंत्रण तथा प्रतिबंध लगाए गए। सरकार द्वारा 1991 में नई आर्थिक नीति के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में अवांछित नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए जो आय लागू किए गए उन्हें उदारीकरण कहा गया। इसके अंतर्गत जुलाई 1991 में नई औद्योगिक नीति घोषित की गई तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। इनमें वित्तीय क्षेत्र, बाहरी क्षेत्र, विदेशी विनिमय, कर व्यवस्था आदि में व्यापक सुधार करते हुए अनेक अनावश्यक नियमों तथा नियंत्रणों को समाप्त किया गया। उदारीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई। इससे सरकारी हस्तक्षेप में कमी आई तथा भारतीय अर्थव्यवस्था मुक्त बाजार या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के स्वरूप की ओर उन्मुख हुई। उदारीकरण से यदि हम बात करें तो स्पष्ट होता है कि अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक दृढ़ताएं जो है वो समाप्त हो गई। अतः कहा जा सकता है कि आर्थिक क्षेत्रों तथा नीतियों में सरकारी बाधाओं को समाप्त करके अर्थव्यवस्था में उत्पादन तथा व्यापार की क्रियाओं को सरल बनाने की प्रक्रिया ही उदारीकरण है, जिसे बाद में उदारीकरण कहा गया। वस्तुतः वह अर्थव्यवस्था में पश्चिमी अनुप्रयोग को बिना सोचे समझे लागू करना है। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी झुकाव रखने के कारण एक ऐसे दोहराए पर आकर खड़ा हो गया जहां से स्वदेशी की मौलिक अर्थ एवं संस्कृति की ओर लौटना असंभव है। इस परिस्थिति का फायदा पूंजीवादी देशों ने उठाया और भारत विश्व मंच पर आर्थिक उदारवाद के नाम पर नई प्रयोगशाला के रूप में उभर कर सामने आया। हमारी विशाल जनसंख्या और उसमें भी सक्षम मध्यम और वर्ग पूंजीवादी देशों के निशाने पर आ गया। जिस सरकार ने वैश्वीकरण के नाम पर देश को बाजार का रूप दे दिया था, उसके पीछे आने वाली सरकारों के लिए नए रास्ते पर चलना असंभव था। उसके बाद में बात करते हैं निजीकरण की, तो अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि करने की प्रक्रिया निजीकरण कहलाती है। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को अधिक अवसर प्रदान किए जाते थे तथा सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका घटाई जाती है। निजीकरण की
प्रक्रिया में उन सभी आर्थिक नीतियों को शामिल किया जाता है जो निजी क्षेत्र के विस्तार को बढ़ावा देती है। परंपरागत तौर पर निजीकरण का तात्पर्य सार्वजनिक या राज्य संपत्तियों को निजी स्वामित्व या नियंत्रण में देने की प्रक्रिया से लिया जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात 1990 तक अपनाई गई औद्योगिक नीतियों में अनेक उद्योगों को सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिया गया था तथा अनेक उद्योगों की स्थापना हेतु लाइसेंस की अनिवार्यता कर दी गई थी। इन नीतिगत निर्णयों ने निजी क्षेत्र के विकास को सीमित कर दिया था। फलस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र का अनावश्यक विस्तार हो गया तथा इस क्षेत्र में उत्पादकता बहुत कम हो गई। सार्वजनिक क्षेत्र में अनेक उद्यम सरकार पर बोझ बन गए तथा 1991 में औद्योगिक नीति में औद्योगिक लाइसेंस की लगभग समाप्ति तथा सार्वजनिक क्षेत्र के आरक्षण प्राप्त उद्योगों की संख्या में भारी कमी से निजी क्षेत्र के लिए विकास के नए द्वार खोल दिए गए। निजीकरण के द्वारा 1991 में अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों को भी खोल दिया गया जो अब तक निजी क्षेत्र के लिए वर्जित थे। निजीकरण के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र में भी विनिवेश भी किया जाता है। यह भी निजीकरण का एक उपाय है। शुद्ध रूप में विनिवेश संपदाओं के तरलीकरण की क्रिया है, लेकिन सामान्य तौर पर इसका अर्थ राज्य द्वारा सार्वजनिक उद्यमों में अपना अंश निजी क्षेत्र को बेच देने से सरकार या राज्य सार्वजनिक उद्यम में अपने हिस्से का एक भाग या संपूर्ण हिस्से को निजी क्षेत्र से को बेच सकता है। कितना हिस्सा बेचा जाए ये सरकार के नीतिगत निर्णयों पर निर्भर करता है। भारत में भी निजीकरण हेतु 1991-92 में विनिवेश कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। निजीकरण से सरकार को राजकोषीय अनुशासन स्थापित करने में सहायता मिली। इससे अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में सुधार हुआ। बात करते हैं वैश्वीकरण की, तो घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का विस्तार उनकी राजनीतिक सीमाओं के बाहर होता है। वैश्वीकरण से आर्थिक खुलेपन तथा देशों के बीच आर्थिक निर्भरता में वृद्धि होती है। वैश्वीकरण के विभिन्न आयामों में विभिन्न राष्ट्रों के बीच वस्तुओं का मुक्त प्रवाह, सेवाओं का मुक्त प्रवाह, पूंजी का निर्बाध प्रवाह एवं समेकित वित्तीय बाजार, श्रम का स्वतंत्र प्रवाह, प्रौद्योगिकी का स्वतंत्र प्रवाह तथा ज्ञान का प्रसार आदि से मिलित है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश पर अनेक प्रतिबंध लगाए थे। घरेलू उत्पादक को विदेशी प्रतियोगिताओं से संरक्षण प्रदान करने के लिए इसे अनिवार्य माना गया था। वर्ष 1991 में सरकार ने यह निश्चित किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतियोगिता करने का समय आ गया है। यह स्वीकार किया गया कि प्रतियोगिता से उद्यमों की निष्पक्षता तथा उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होगा। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में भारत में विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश पर से प्रतिबंधों को काफी सीमा तक हटा दिया गया था। व्यापार अवरोधों को हटाकर आयातों का उदारीकरण किया गया तथा कुछ को छोड़कर अधिकांश वस्तुओं के स्वतंत्र व्यापार की अनुमति दे दी गई। बात करते हैं इसी क्रम में आगे, बहुराष्ट्रीय कंपनी वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण तथा स्वामित्व रखती थी। वर्तमान में विभिन्न देशों के बीच सेवाओं में निवेश और प्रौद्योगिकी आदान प्रदान हो रहा था। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकास ने वैश्वीकरण को तीव्र गति प्रदान की। इसने विभिन्न देशों के बीच सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में मुख्य भूमिका निभाई। भारत ने भी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की बदौलत अपनी सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचकर वैश्वीकरण के लाभों को भुगताया। उसके वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने संपूर्ण विश्व में संसाधनों के आवंटन में सुधार कर इसे अधिक कार्यकुशल बनाया। इससे उत्पादन लागतें गिरी तथा उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार हुआ। वैश्वीकरण की इस लाभदायक प्रक्रिया को लागू करने एवं सफल बनाने में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक तथा विश्व व्यापार संगठन ने उल्लेखनीय भूमिका अदा की। विश्व व्यापार संगठन की बात करें तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। यह राष्ट्र के बीच व्यापार के नियमों के निर्धारण तथा नियमन का कार्य करती है और यह अपने सदस्य राष्ट्रों को व्यापार समझौतों या विचार विमर्श के लिए उपयुक्त मंच प्रदान करता है। यह विभिन्न राष्ट्रों के बीच व्यापार संबंधी विवादों के निपटारे का भी कार्य करता है। उसके बाद में बात करें तो अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। स्वदेशी की अवधारणा, यानी स्वदेशी की अवधारणा भारत की आर्थिक स्थिति को अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से एक प्रभावशाली आर्थिक रणनीति है। स्वदेशी शब्द का अर्थ है स्वयं के देश का। वैश्वीकरण के इस दौर में अनेक विदेशी कंपनियों भी भारत में आकर उत्पादन करने लगी थी। इस बदलते परिप्रेक्ष्य में स्वदेशी शब्द का उपयोग है वो भारतीय कंपनियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के लिए किया जाने लगा। अतः वर्तमान समय में स्वदेशी की अवधारणा स्वयं के देश की कंपनियों तथा उद्योगों द्वारा देश के उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को अपनाए जाने तथा विदेशी कंपनियों द्वारा उत्पादित बल देती है। टाटा, गोदरेज, अमूल, हीरो, बजाज, पतंजलि आदि के उत्पाद भारत के स्वदेशी उत्पादों के उदाहरण हैं।
स्वदेशी की भावना भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई नया परिवर्तन नहीं है। इस भावना ने अनेक बार राष्ट्र के एकजुट करने का कार्य किया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में स्वदेशी की भावना ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। स्वतंत्रता के स्वदेशी आंदोलन में ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार करके घरेलू उद्योग धंधों को पुनर्जीवित करने की रणनीति अपनाई गई। महात्मा गांधी ने स्वदेशी को स्वतंत्रता आंदोलन में एक हथियार के रूप में काम में लिया। गांधी जी ने जन जन को जागरूक बनाकर स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरणा दी। महात्मा गांधी का मत था कि भारत स्वतंत्र तथा स्वशासित ही नहीं आत्मनिर्भर भी होना चाहिए। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से स्वदेशी की अवधारणा एक प्रभावशाली अवधारणा है। बात करते हैं 1990 के दशक के प्रारंभ में शुरू हुए वैश्वीकरण के दौर में स्वदेशियों का विचार कुछ समय के लिए अपनी उपयोगिता खो बैठा था। धीरे धीरे विकासशील राष्ट्रों को यह अनुभव हुआ कि विकसित राष्ट्र विश्व व्यापार संगठन के नियमों की अनदेखी करते हैं तथा मुक्त व्यापार की नीति का ईमानदारी से पालन नहीं करते हैं। विकासशील देशों को वैश्वीकरण के से कुछ लाभ तो हुए लेकिन हानियां अधिक हुई। वैश्वीकरण एवं प्रतिस्पर्धा के दबाव में अनेक भारतीय उद्योग धंधे बंद हो गए तथा बेरोजगारी की समस्या अधिक जटिल हो गई और अंतर्राष्ट्रीय नियमों तथा समझौते के कारण भारत सरकार विदेशी कंपनियों के आगमन पर प्रभावी नियंत्रण नहीं लगाती। इन स्थितियों ने भारत की जनता को विचार के लिए बाध्य किया और न्याय संगत वैश्वीकरण के अभाव में स्वदेशी की भावना पुनः जोर पकड़ने लगी और वर्तमान समय में बदलती राष्ट्रवादी भावना ने स्वदेशी को अधिक अर्थपूर्ण बना दिया। स्वदेशी की भावना एक सामाजिक आर्थिक क्रांति उत्पन्न करती है। यह देशवासियों में देश के प्रति प्रेम एवं समर्पण की भावना उत्पन्न करती है। स्वदेशी से होने वाले कुछ महत्वपूर्ण लाभ हैं। पहला, स्वदेशी की अवधारणा से भारतीय उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। इससे भारतीय उद्योगों के विकास के लिए अच्छे अवसर उत्पन्न होंगे। स्वदेशी उत्पादों को अपनाए जाने से देश के घरेलू उत्पाद तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। भारतीय कंपनियां विदेशी कंपनियों की तुलना में अधिक श्रमशील होती है, अतः स्वदेशी को बढ़ावा मिलने पर भारत में रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होना सुनिश्चित है। घरेलू उत्पादन बढ़ने से आयातों में कमी आएगी तथा आयातों पर खर्च होने वाली मूल्यवान विदेशी मुद्रा की बचत होगी। विदेशी कंपनियां लाभ तथा लाभांश के रूप में धनराशि प्राप्त करके भारत से अपने देशों में ले जाती है और स्वदेशी को अपनाने से इस धन निष्क्रमण पर रोक लगेगी। स्वदेशी को बढ़ावा मिलने से देश की आत्मनिर्भरता में वृद्धि होती है। संकटकालीन स्थितियों में आत्मनिर्भरता देश के लिए बहुत बड़ा सुरक्षा कवच होती है। घरेलू उत्पादन बढ़ने से सरकार को अपेक्षाकृत अधिक राजस्व प्राप्त होता है। स्वदेशी कंपनियों की कार्य संस्कृति भी देश की परिस्थितियों के अनुकूल होती है। ये कंपनियां प्राकृतिक संसाधनों का सीमित उपयोग करती है। कुछ राष्ट्र भारत को सामान बेचकर अत्यधिक लाभ कमाते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का विरोध करके भारत के लिए समस्या उत्पन्न करते हैं। स्वदेशी उत्पादों को अपनाए जाने से ऐसे राष्ट्रों पर दबाव उत्पन्न होगा। स्वदेशियों की भावना राष्ट्र प्रेम को बढ़ाती है। राष्ट्रवाद देश के विकास के लिए एक प्रभावशाली तत्व माना जाता है। बात करते हैं इसी क्रम में आगे स्वदेशी के परिप्रेक्ष्य में हमें यह समझना चाहिए कि उदारीकरण, भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण के नाम पर देश के मानव व प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार शोषण नहीं होना चाहिए कि भविष्य में हमारे लिए कुछ भी शेष न रहे। भारत की सभ्यता और संस्कृति में वैश्वीकरण की अवधारणा पहले से ही इस रूप में विद्यमान है कि सारी दुनिया एक परिवार और उसका प्रत्येक सदस्य निरोग एवं सुखी रहना चाहिए। भारतीय परंपरा में दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के निरोग एवं सुखी रहने के का आधार दूसरे का ध्यान रखने का पर केंद्रित है, जबकि वर्तमान में यूरोप और अमेरिका से वैश्वीकरण को जिस रूप में प्रतिष्ठित किया जा रहा है वह रूप केवल मुनाफा कमाने का पर केंद्रित। स्वदेशी अर्थव्यवस्था ही वह उदाहरण है जिसके अंतर्गत सभी व्यक्ति, परिवार, समाज और राज्य के कल्याण से समस्त विश्व के कल्याण की ओर अग्रसर होने का प्रयास करे। हम सभी व्यक्ति से समष्टि की ओर बढ़े। बात करते हैं कौशल विकास की, तो उत्पादन के साधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन श्रम होता है। जब श्रम को शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के द्वारा योग्यता तथा कौशल प्रदान कर दिया जाए तो वह
मानव पूंजी कहा जाता है। मानव पूंजी का तात्पर्य उच्च कौशल, योग्यता, ज्ञान और अनुभव युक्त मानवीय संसाधन से। स्पष्ट है कि कौशल एक मानवीय संसाधनों को मानवीय पूंजी में परिवर्तित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व है। कौशल से श्रम की उत्पादकता में वृद्धि होती है। किसी कार्य को अधिक अच्छे तरीके से संपन्न करने की योग्यता और क्षमता को कौशल कहा जाता है। कौशल विकास के द्वारा श्रम शक्ति को अधिक उत्पादक बनाया जा सकता है। ज्ञात है कि उच्च उत्पादकता का स्तर श्रम के लिए रोजगार अवसरों तथा गुणवत्ता में वृद्धि करता है। यह कहा जा सकता है कि कौशल की उपलब्धता श्रम के लाभ, उत्पादन तथा कल्याण का मूल्यवान निर्धारण है। आज भारत की लगभग 65% जनसंख्या कार्यकारी आयु वर्ग में शामिल है। जब जनसंख्या उत्पादक होती है तो वह देश के लिए हितकारी होती है, अन्यथा वह अहितकारी होती है। कौशल विकास से व्यक्ति की योग्यता, उत्पादकता एवं जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है तथा वह राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि में अधिक योगदान दे पाता है। कौशल की इस महत्ता को देखते हुए भारत जैसे श्रम प्रधान देश में कौशल विकास पर ध्यान दिए जाने की नितांत आवश्यकता है। देश के प्रगति में कौशल विकास के विशेष महत्व को समझते हुए भारत सरकार द्वारा विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर 15 जुलाई 2015 को राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन प्रारंभ किया गया। इस मिशन का प्रमुख ध्येय कौशल प्रदान करने वाले प्रशिक्षणों के माध्यम से कुशल भारत का लक्ष्य प्राप्त करना है। इस मिशन के मुख्य माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता के पश्चात यह प्रथम अवसर है कि कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का गठन किया गया है। यह भारत सरकार की एक ऐसी पहल है जिसमें अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा पाठ्यक्रमों की सहायता से युवाओं को कौशल प्रदान किया जा रहा है। अकेले प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत लाखों लोगों ने अपने जीवन को समृद्ध बनाया। कौशल विकास को वर्तमान भारत सरकार द्वारा अपनाए गए विभिन्न जन कल्याणकारी उपायों में से एक उपाय कहा जा सकता है। हम जानते हैं कि राष्ट्र की सफलता सदैव वहाँ की मानव शक्ति की सफलता पर निर्भर करती है। कौशल विकास से भारत की मानव शक्ति को अनेक लाभ तथा अवसर प्राप्त होंगे। इससे भारत का प्रत्येक नागरिक संपन्नता तथा सम्मान से युक्त जीवन जीने में सक्षम होगा। बात करते हैं, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप सब्जेक्ट ज्ञान YouTube चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।